ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ फंड का है। हम सोर्सेज ऑफ फंड ही कवर कर रहे थे। तो कहाँ तक हमने कवर किया था? सोर्सेज ऑफ फंड है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का ये भी अभी समझाऊंगी। ठीक है, इनका जो नेचर होता है ना, वो दोनों का नेचर एक ही जैसा है। अब है आपके पास रिटेन्ड अर्निंग। तो सबसे इजी होती है रिटेन्ड अर्निंग। इंटरनल आपके क्या है, इंटरनल सोर्स है। इसको हम प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना, कोई भी आपको क्या है, डिविडेंड आपको पे नहीं करना, सबसे अच्छा है, बेस्ट है। क्यों अच्छा है, क्यों बेस्ट है? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई भी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। एक्सप्लिसिट जो आपकी कॉस्ट है कि जो कि आपको बाहर पे करनी है इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में एंड फ्लोटेशन कॉस्ट के फॉर्म में, वो आपको इसके अंदर क्या है, पे नहीं करनी है। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग में, ठीक है, उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की भी कोई कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास आपके घर पे ही पैसा रखा होगा, आप उसी को यूज कर रहे हो। तो वो बेस्ट है। तो ये आपका रिटेन्ड अर्निंग भी एक क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड है। हमने इक्विटी का पढ़ा। ठीक है, इक्विटी में हमने स्टडी किया। प्रेफरेंस शेयर्स का हमने स्टडी किया, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स से लेते हैं। देन डिबेंचर्स आपके कंप्लीटली, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स से जैसे ही बिहेव करते हैं, या ये बोलिए सॉरी, कि प्रेफरेंस जो है डिबेंचर्स के जैसे बिहेव करते हैं, पर टाइप्स हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप्स हैं। तो ऑब्वियसली आपके डिबेंचर्स में इंटरेस्ट तो इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, तो डिबेंचर्स के थ्रू अगर हम कंपनी फंड इशू करती है, फंड रेज करती है, तो इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को बोरो करती है। ठीक है, तो उसको फ्यूचर की डेट पे फिक्स उसको इतना रिपे करने के लिए भी बोला जाता है। और आपके पास सिंपल है। ठीक है, तो जो आपके लिए डिबेंचर्स है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं डिबेंचर्स में लेना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी ना, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगी। अब ठीक है, कंपनी मुझे कौन से इंटरेस्ट रेट पे देगी? भाई कंपनी अपने क्रेडिटर्स के साथ डिफॉल्ट तो नहीं करती है। तो सबसे पहले मुझे ये सब चीजें क्या है इसमें देखनी पड़ेगी, एनालाइज तो करनी ही पड़ेगी। यानी पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स रिक्वायर्ड दैट, ठीक है, द इशू बी रेटेड बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक क्रिसिल, यानी क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जैसे वो चेक करती है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी, डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी, क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, कंपनी हाँ अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स भी इशू करती है। तो जैसे कि हमने स्टडी किया था, प्रेफरेंस आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो आपके जो कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सिक्योर डिबेंचर्स हैं। जैसे सिक्योर डिबेंचर्स में, ठीक है, कंपनी के जो एसेट्स को मॉर्गेज करना। ठीक है, तो सिंपल है सिक्योर्ड में। भाई मुझे क्या चाहिए कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अब आप भी देखते होंगे कि बैंक जब लोन देता है, अगर आप उसको बैंक को, अगर बैंक का आपने पर्सनल लोन लिया है, अब हम सभी जानते हैं कि पर्सनल लोन आपका अनसिक्योर्ड लोन होता है। वाई ये अनसिक्योर्ड है? क्योंकि होम लोन है, जैसे मान लीजिए होम लोन पे तो आपने बैंक को एसेट्स दिखा दी ना। अब बैंक क्या करेगा, आपने बैंक के पैसे नहीं दिए, तो बैंक तो उसे बेच के अपने पैसे ले लेगा। बैंक क्या करता है, तो बैंक उस घर को सोल्ड आउट करके बेच के वो बैंक पैसे ले लेगा। ठीक है, तो बैंक तो इस तरीके से अपना काम निकालता है, इस तरीके से कवर कर लेगा। तो ये आपका सिक्योर्ड डिबेंचर्स है। ठीक है, तो वो आपके सिक्योर्ड लोन्स हो, सॉरी वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। ऐसे ही आपके क्या है, सिक्योर डिबेंचर्स हैं। तो सिक्योर डिबेंचर्स है एक कंपनी की एसेट्स के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट करती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसेट्स को मॉर्गेज करके, और जो आपके अनसिक्योर्ड
लाइक आपके जो पर्सनल लोन है या आपका अनसिक्योर्ड लोन है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अनसिक्योर्ड का जो लोन होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी। ठीक है, ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी पे वो चार्ज नहीं कैरी करते। देन आपके रजिस्टर्ड हैं, तो जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी ड्यूली प्रॉपर मेंटेन करती है। उन्हें रेगुलर जो भी उनकी पेमेंट होती है वो सब कुछ उन्हें रेगुलरली, ठीक है, दिया जाता है। ऐसे जो आपके रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो आपके बियरर्स भी होंगे, मतलब उन्हें आपका जो फिक्स टाइम पे, ठीक है, मतलब कंपनी ने ही डिसाइड किया कि ये मेरे हाईली, मान लीजिए कि एक डिबेंचर है जिसने कंपनी को 50,000 दिए और एक डिबेंचर्स होल्डर है जिसने कंपनी को 5 लाख दिए। तो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों की अमाउंट में, दोनों के डिबेंचर्स में। तो ये आपके छोटे मोटे डिबेंचर्स को कंपनी इतना रजिस्टर्ड नहीं करती क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट कम निकलता है। लेकिन जो आपके लार्ज हैं डिबेंचर्स होल्डर्स, ठीक है, उन्होंने वो क्या है, ड्यूली रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स के में कंप्लीटली उनका एक अकाउंट, ठीक है, मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और ये these can be transferred only through a regular instrument of transfer। तो डिबेंचर्स हैं ट्रांसफरेबल होंगे मेयरली, ठीक है, डिलीवरी कहने का मतलब है कि उनको हम ये बता देते हैं, उनको हमने पैसा पे कर दिया तो इंटरेस्ट पे कर दिया तो वो उसके लिए ज्यादा, ठीक है, लाइक मतलब उसको ज्यादा लाइक करते हैं। देन है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल में सिंपल है, ऑप्शंस होते हैं कि आप कुछ टाइम पीरियड के बाद इसको, ठीक है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे अगर कंपनी ने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स निकाले हैं तो आप समझ जाएंगे कि मुझे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। देखो मैं तो सबसे मैं चाहती हूँ कि ना मैं इस प्रिंसिपल के ऊपर लागू होती नहीं हूँ कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। ठीक है, मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको अपनी मिनिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी की जो पोजीशन लेवल है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो उसको एनालाइज करो। ठीक है, आप फिर ध्यान से देखिए, ठीक है, जो कंपनी, क्योंकि देखो इतना टाइम इसमें लगाना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत अपने आप में ना पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, पेशेंस के है, मतलब पेशेंस रखती हूँ, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा सा ना, ठीक है, मतलब इम्पेशेंट हो जाती हूँ। तो ऐसे ही आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि वो कन्वर्टेबल में करना चाहते हैं या वो नॉन कन्वर्टेबल में करना चाहते हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल में आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, वो आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। देन आपके लिए कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब क्या होता है, कि कहने का मतलब है कि ये इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब कुछ डिबेंचर्स होल्डर्स में भी, आपके डिबेंचर्स में भी कैटेगरी होती है। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ तो शायद कंपनी मुझे देगी, और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो हो सकता है कि कंपनी मुझे उतनी प्रेफरेंस ना दे, मुझे कंपनी उतनी प्रायोरिटी ना दे। तो डिबेंचर्स दैट आर रीपेड बिफोर अदर डिबेंचर्स, ठीक है, तो दूसरे डिबेंचर से पहले जिन डिबेंचर्स को रीपे किया जाता है उन्हें फर्स्ट डिबेंचर्स कहा जाता है, और जिन्हें बाद में दिया जाएगा फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद उन्हें सेकंड डिबेंचर्स होल्डर, ठीक है, सेकंड डिबेंचर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। बहुत सिंपल है, रिडीम का मतलब है कि लाइक रिडीमेबल में आपका मेच्योरिटी होगा, जैसे कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स में एनालाइज किया देखा। तो डिबेंचर्स जिन्हें हमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे तो उनको रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। और डिबेंचर्स के जो कि आपके, यानी कि कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान उतने ज्यादा रिडीम नहीं हो सकते, तो हम उन्हें इररिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, कि जैसे कि ये जो आपके लिए ना जो सुटेबल है पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स में सिंपली कंपनी क्या करती है कि जैसे आपने जैसे कमर्शियल बैंक्स ने पब्लिक को लाइक डिपॉजिट करते हैं हम वहां पे पैसा, क्योंकि मुझे पता है
ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स ना बहुत लार्जली नहीं की जाती है, ठीक है। लार्जली मतलब है कि मैंने कंपनी के अंदर अपना अकाउंट खोल दिया, ठीक है ना। अब देखा जाए कमर्शियल बैंक करते क्या है, यही तो करते हैं, अकाउंट उनका ओपन हो जाता है और हमारे ही फंड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, हमारे पैसे को वो यूटिलाइज करेंगे। तो पब्लिक डिपॉजिट्स में डिपॉजिट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेस की जाती है डायरेक्टली, यानी कि पब्लिक से, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड होता है पब्लिक डिपॉजिट्स में। अब मैं बैंक में नहीं करना आपने से किसी ने कोई कुछ पूछा तो नहीं, आवाज तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। ठीक है। तो जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ऑब्वियसली देखो, मैं कमर्शियल बैंक हमें कितनी अच्छा फैसिलिटी ही देता है, मैं कैसे एक कंपनी के ऊपर मतलब भरोसा करूं। तो कंपनी कहीं ना कहीं उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई रखती है, ठीक है ना। बाकी अगर बैंकों से या फिर बाकी अदर जो बैंक डिपॉजिट्स होता है, लिखा है ना बाकी, ठीक है, यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स, सिंपल है। तो जो बैंक डिपॉजिट्स है वो कंपनी क्या करेगी, अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई रखेगी, ऑब्वियसली हाई रखेगी, ताकि उसको अपने अगर वो तभी तो पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के ये अमाउंट हम उसमें डिपॉजिट कर देते हैं जी, बिल्कुल जैसा कमर्शियल बैंक के जैसे होते हैं वैसे ही आपको बिल्कुल सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, कि लाइक आपको यहाँ के अंदर आपने डिपॉजिट किया, आपको विड्रॉल फैसिलिटी। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे कि हमारे पास बैंकिंग में क्या है कि एटीएम मिल जाता है, हमें कहीं से भी कुछ विड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमें कुछ बेनिफिट इसमें से मिल जाएगा। लिखा है दी ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इश्यूज अ डिपॉजिट रिसीट्स, तो हमें ऑब्वियसली देगी ही कि इतनी अमाउंट रिसीव की गई थी। शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, लेकिन जो लोग ना मेनली कंपनी में जो अपना पब्लिक डिपॉजिट्स होल्ड करते हैं वो बार बार विड्रॉल के पर्पस के लिए नहीं करते हैं, उनको ये है कि उनको हाई रिटर्न लेना है, ठीक है। तो ये कुछ अमाउंट है, ये अमाउंट मुझे 3-4 महीने के लिए यूज नहीं करनी है, तो मैं इसको 3-4 महीने मैंने अपने, ठीक है, कंपनी के उसमें पब्लिक डिपॉजिट्स कर दिया, तो उनके लिए ठीक है, ठीक है। और जो कंपनी होती है जनरली वो मैक्सिमम 3 साल के लिए ही ऑफर देती है, ठीक है ना। अब जो कौन कौन सी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स, क्योंकि ये पब्लिक के फेवर में, पब्लिक के मनी के फेवर में हमेशा आरबीआई खड़ा होता है, इसीलिए आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपके लिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, एंड इन्वेस्टर्स कौन, हम यानी कि पब्लिक। तो ऑब्वियसली तो पब्लिक डिपॉजिट्स में आपके पास क्या है, आरबीआई के द्वारा वो रेगुलेट होगा। नेक्स्ट वी हैव अ लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, ये सभी आप जानते हैं कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक्स हमें लोन देते हैं तो ऑब्वियसली वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को देखते हुए, ठीक है ना। आपके यानी कि जो आप बोरोवर्स हैं उनकी सब कंडीशन, सिक्योरिटी, एसेट्स, इन सबको वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस होते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे आप पे करना चाहते हैं या फिर आप अपने लोन को, ठीक है, रिपे करना चाहते हैं लमसम में, तो भी आप उसे पे कर सकते हैं। देन वी हैव अ फैक्टरिंग, ठीक है। फैक्टरिंग, ठीक है, फैक्टरिंग बहुत ही एक कॉमन सा है, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टरिंग एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके अंदर फैक्टर अलग अलग सर्विसेज इशू करेगा। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स को आप एक सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ना मेरा क्या है, ठीक है, बिजनेस है, कंपनी है, कंपनी ने अगर सर्विसेज दी हैं और उसको कस्टमर्स ने क्या दिया है, बिल्स दिए हैं, या कंपनी ने बीआर, ठीक है, कस्टमर्स के रिगार्डिंग क्या कर दिया, इशू कर दिया, तो कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो उन सभी बिल्स को वो क्या कर सकती है, उन सभी बिल्स को वो डिस्काउंट करा सकती है, ठीक है। तो उन सभी बिल्स को वो डिस्काउंट करा सकती है। देन कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स के डेप्ट को कलेक्ट कर सकती है, उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकती है, ठीक है, कि यानी कि क्लाइंट्स के, ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन भी देगी, तो बहुत सारी सुविधा देती है।
और जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो आज के टाइम में उन सभी फैसिलिटीज के चार्ज हैं। आप बाहर दुकान पे जाएंगे सिंपल सी गाड़ी परचेज करने के लिए, ठीक है, तो वो आपको जो बेस मॉडल मिलेगा सस्ता मिलता है। अब उसके अलावा अगर आपको सनरूफ चाहिए, उसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी चाहिए। अब जब आपको उसके अंदर काफी सारी फैसिलिटीज चाहिए, सुविधा चाहिए, तो जो उसके अंदर आपको क्या, गाड़ी के जो प्राइस है वो आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो सब कुछ आपके क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। वो सब कुछ आपके ऑब्वियसली एनहांस करेंगे ही करेंगे। तो ये इसके अंदर सिंपल सा है। तो फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जिसके अंदर फैक्टर रेंडर करता है अलग अलग सर्विसेज, जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स के डेट को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, लाइक क्लाइंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो इन सब की अगर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो वो आपसे क्या करेगा, चार्ज भी करेगा। और लेकिन ना वो जो मेनली फैक्टरिंग आपके सर्विसेज में होते हैं, वो आपके क्लाइंट के डेट सर्विसेज को ज्यादा कलेक्ट करती हैं। लाइक आपके बैंक्स में है, बैंक्स में आप देखते हैं ना कि वो थर्ड पार्टी को मतलब फोन करती हैं कि है ना किस किस से लोन कितना क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो उनकी अपनी कोई फिक्स रेशो होती है। मान लीजिए कि ये मेरे क्या है, कि मेरे बैड डेट्स हैं, मैंने अपने बैड डेट्स को क्या कर दिया कि भाई मेरे पास जो है 1 CR के बैड डेट्स हैं, मुझे पता है कि ये 1 CR के बैड डेट 10 साल के, 3 साल के, 4 साल के सारे मिला के मेरे जो बैड डेट्स है 1 CR के हैं। अब फैक्टरिंग क्या करती है कि उनको, ठीक है, 1 CR के बैड डेट्स को कंपनी ने कहा ठीक है हम आपको, फैक्टरिंग ने कहा कि हम आपको, यानी कि फैक्टर ने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपीज पे कर देते हैं, आप ये हमारे जो 1 CR के हैं वो दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी को भी या बैंक है उनको पता होता है कि भाई इतने जो मेरे सालों के बैड डेट्स हैं, ठीक है, वो सामने वाला तो फिर भी इसे परचेज कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो फैक्टरिंग भी एक आपका मनी सोर्सेस का, ठीक है, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। फैक्टरिंग से भी हम इसमें अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, इंक्लूडिंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, collection of the client's debts and providing information about credit worthiness of prospective clients. Receivable on account of sale of goods or services are sold to factor at a certain discount. क्लियर हुआ? ठीक है, तो गुड्स के सर्विसेज या जो भी होते हैं उनको सर्टेन डिस्काउंट पे सोल्व कर देते हैं, दे देते हैं। तो अब उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, बायर से सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी जिसने लोन ले रखा उन सबको ट्रेस करता है, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फर्म को लॉसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। और ये एग्जाम में आता है, ये प्लीज इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। फैक्टरिंग भी एक सोर्स है। फैक्टरिंग, ठीक है, आपके पेपर में आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं फैक्टरिंग के रिगार्डिंग। तो 2 टाइप के मेथड्स हैं, ठीक है, रिकोर्स फैक्टरिंग एंड नॉन रिकोर्स। तो रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, ठीक है, क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड। कहने का मतलब है कि भाई मैंने ना उनसे पहले ही बात कर ली, मैंने बोला कि देखिए अगर मुझे, ठीक है, मेरे जो ये मैंने आपका 1 CR का लिया है बैड डेट, अगर मुझे, ठीक है, मेरा जो अमाउंट है इसमें से 20 लाख या मुझे 30 लाख अमाउंट भी रिकवर हो जाता है, तो मैं, आप क्योंकि देखो उसकी कॉस्ट भी तो आएगी ना, मतलब उसने अपना लेबर, उसने अपना वर्कर्स भी लगाएंगे, एम्प्लॉयज भी लगाएंगे, एंड देन, ठीक है ना, लोगों को ट्रेस करने में, उनको कॉल करने में, अब वो कब तक पेमेंट दे, तो सबको टाइम पीरियड लगता है। उसने कहा कि 1 CR के हैं, तो 1 CR में से अगर मुझे 20 लाख या 30 लाख भी रिकवर हो जाता है तभी मैं आपको ये 10 लाख रुपीज पे करूंगा। तो ये दिस इज द केस। अगर रिपे नहीं होता है, क्योंकि हमारे, क्योंकि जो पैसा आएगा आएगा तो बैंक के द्वारा ही ना, तो बैंक को तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो रिकोर्स फैक्टरिंग में अगर क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द बैड डेट्स, तो उसमें वो प्रोटेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अभी इसने कहा कि अगर पैसा नहीं मिला,
तो जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट माने कि जो बैंक है, बैंक ने जो थर्ड पार्टी को दिया है उसे फिर पैसा नहीं मिलेगा। और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस पेड किया जाता है क्लाइंट को। ठीक है, वो सारा का सारा जो बैड डेट्स है वो आपका किसका होगा, वो आपका फैक्टर का होगा। उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जितना भी सारा का सारा बैड डेट्स है वो आपका फैक्टर्स ले लेता है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड सच सर्विसेज वो होती हैं आपकी एसबीआई, फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, कैन बैंक, ठीक है, फैक्टर्स लिमिटेड, यानी कि अलग अलग बैंक्स की अलग अलग अपनी क्या है फैक्टर सर्विसेज है जो किस पे वर्क करती हैं। ये बैंक से अलग हैं, ये बैंक के बैड डेट्स को ले लेती हैं। देन वी हैव अ लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग आपको जानते ही हैं, इट इज जस्ट लाइक कि मैंने उस चीज को लीज पे, लाइक लीज लाइक अ रेंट पे मैंने उस चीज को ले लिया है। ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है कि भाई ठीक है, आप ऑन एसेट्स का जो ओनर है वो कहता है दूसरी पार्टी को, आप ये मेरी एसेट्स को यूज कर लीजिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। भाई मेरी कंपनी है, मेरे पास क्या है, मेरे पास मैंने बहुत 2-3 साल पहले लार्ज लार्ज मशीन्स पे इन्वेस्ट किया था। अब मैं जब, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरी जो कुछ मशीन्स हैं वो मेरी क्या हो गई है, फ्री हो गई है, तो मैंने 6 महीने के लिए, साल भर के लिए एक पार्टी को दे दिया। और ठीक है कि लाइक वो मेरे एसेट्स को यूज कर ले और वहां से मुझे पेमेंट मिल जाएगी। लाइक आजकल हम सभी ने होते हैं ना कि लोग घरों में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन वो रेंट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका लीज फाइनेंसिंग है। क्योंकि रेंट केस में हम इसे इजीली बोल देते हैं अपने कमर्शियल या उन सब के बिल्डिंग पे, अगर कंपनी ये काम करती है तो उसको लीज फाइनेंसिंग बोला जाता है। ठीक है, तो जो एसेट्स होती हैं ओनर की उसको लेसर कहा जाता है और जो पार्टी यूज करेगी उसे लेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट, देखो ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, ठीक है, ये ठीक है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और आपके किसके अंदर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। इसीलिए ये टॉपिक स्टार्टिंग में हमेशा कोई भी टीचर स्टार्टिंग में समझाएगा, लेकिन जितनी डिटेल से मैंने समझाया है ना उतनी डिटेल से कोई भी नहीं समझाएगा, आई एश्योर यू। क्योंकि ये मैंने हर टाइप के, कि ये कंपनी 70 जगह से, एक कंपनी कहाँ कहाँ से अपना जो फंड है वो रेज कर सकती है। मेन मैटर ये है कि एक जो कंपनी है वो किस लेवल से, कहाँ कहाँ से अपना जो फंड है, ठीक है, वो कंपनी रेज कर सकती है, वो सब कुछ इसके अंदर है। देन आपके पास है ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, तो सिंपल सा है, ट्रेड का मतलब जैसे लाइक आपको सप्लायर है, कि लाइक आपके, ठीक है, सप्लायर ने क्या दे दिया आपको, ठीक है, कि ठीक है आपको गुड्स ले आपने परचेज किया और आपने उसको अभी पेमेंट नहीं की, आपने कहा कि मैं 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद मैं आप उनको पेमेंट करूंगा, तो ये आपका ट्रेड क्रेडिट का पार्ट है। देन कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर कंपनी क्या करती है, एक नोट, कमर्शियल पेपर इज जस्ट लाइक योर बीआर एंड बीपी। ठीक है, ऑलरेडी पहले मैंने बताया था, इसमें और डिटेल में बताया है क्योंकि ये इसका भी पार्ट है। प्लीज एनालाइज, ठीक है, सोर्सेज ऑफ, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का मुझे पता था, मैं आपको काम दूंगी लेकिन आप लोग उसे प्रॉपरली नहीं करोगे। ठीक है, कोई नहीं, इसके अंदर जो ये मेरे नोट्स है ना, ठीक है, ये जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ये बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। एक बार 3 महीने फटाफट से अपना सिलेबस फिनिश करो एंड देन इसकी एक एक लाइन, नोट्स की एक एक लाइन पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो, पढ़ो, सब कुछ है इसके अंदर आपका कॉमर्स का एंटायर चीज। वो इसकी हेडिंग पे मत जाइए, हेडिंग पे मत जाइए कि ये मैम उसी के लिए स्पेसिफिक, 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर, हर चीज मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अगर आप 12th की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको अलग अलग से डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, यही सब मिलेगा, बेसिक टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको उस लेवल के टॉपिक्स मिलेंगे।
आई हैव कंबाइंड ऑल द टॉपिक्स, ठीक है ना, मैंने सब कुछ इसके अंदर मिक्स किया हुआ है। तो ये जो कम है नोट्स हैं, तो ठीक है, अगर कुछ चीजें मुझे पता है कि आपके नेट के सिलेबस के लिए मुझे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी यूनिट उठा के मुझे कवर करनी है, ठीक है, कौन सा टॉपिक मुझे कहाँ से कराना है, और क्या क्या पार्ट मैं आपके बेस पे छोड़ूंगी, वो मुझे पता है। दैट इज द स्मॉल कि आप इसको अगर नेट से मिल जाएगा या 11th 12th की बुक से मिल जाएगा, हो जाएगा। एफएम में आपने ही एक एक टॉपिक एफएम का मैंने अपने पास से ही समझाया है। भाई मुझे पता है आप लोग ना टाइम बहुत लगा रहे हो, 40 मिनट्स का हर मीटिंग पे पैसे के लिए। देखिए हर हर फील्ड, देखो ये भी तो एक फाइनेंस का सोर्स हो गया ना, कि मतलब एक फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड करना, ठीक है। मैं इस 40 मिनट्स की क्लास में इतनी इम्प्रेस हो गई कि लाइक जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो वॉइस क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई वीडियोस भी देख रहा होगा तो उसको एक एक लाइनें नोट्स की दिख रही हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैंने मीट पे नहीं गई। तो ऑब्वियसली ये भी है आपका, ठीक है, जितना आपकी कंपनी, हाँ, ठीक है, क्वालिटी या कहीं आप दोगे तो ऑब्वियसली मनी अर्न की जाएगी। तो ये भी आपका सोचो जो फाइनेंस का पार्ट है। तो कमर्शियल पेपर में, ठीक है, अगर हाँ, ये कंपनी के द्वारा इशू किया गया है फंड को रेस करने के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी आपके पास जितना भी, ठीक है, एक दूसरा बिजनेस आया मेरे, ठीक है, दूसरी बिजनेस फर्म के कुछ लोन्स हैं, या दूसरी बिजनेस फर्म के क्या है बीआर हैं, तो मैंने उनको, ठीक है ना, या फिर मैंने उनको क्या क्या इशू किया, तो डिस्काउंट पे कर दिया, या उन्होंने मेरा इशू किया, ठीक है। तो ये एक मनी सोर्सेस का पार्ट है। तो इसमें डेज लर्न कीजिएगा 90 डेज से, ठीक है, 364 डेज, और 364 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मिनिमम पीरियड 7 डेज होता है, मैक्सिमम तो 1 ईयर, लेकिन मिनिमम में कोई भी कंपनी 7 दिन के लिए काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये वेरी ही करता है शॉर्ट डेज से। एग्जाम में आ जाए कि कम से कम पीरियड क्या होता है, देन इज योर 7 डेज, ठीक है। तो एक कंपनी के द्वारा इशूड किया जाता है दूसरे बिजनेस फर्म को, इंश्योरेंस कंपनीज को, पेंशन फंड्स को, या बैंक्स को। तो कमर्शियल पेपर के द्वारा जो अमाउंट रेस की गई है वो जनरली हाई होगी, और 5 लाख के मल्टीपल्स में इशू की जाती है, ठीक है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, ठीक है। आप अपने बीआर दे रहे हैं किसी को, तो ऑब्वियसली अगर, हाँ ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अगर अनसिक्योर्ड की, तो वो आपको हैवी डिस्काउंट भी देगा। भाई मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट चाहिए, ठीक है। मुझे जैसा आपके बिजनेसेस में डेटर्स होते हैं, तो वैसे ही कंपनी में कमर्शियल पेपर्स चलते हैं। दोनों का डील वही है, बस थोड़ा सा उसने समझने का कंसेप्ट अलग है। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के लिए रिस्पेक्ट में कंसेप्ट आएगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सारी चीज रेगुलेट करता है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और वो आपकी कंपनी उसे परफॉर्म कर रही है। कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स परफॉर्म किया, कंपनी ने कमर्शियल पेपर परफॉर्म किया जो कि उसके आउट ऑफ द सोर्स पार्ट था, तो वो सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कवर करेगा। नेक्स्ट वी हैव इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, होते हैं दो कंपनीज के बीच में है, ठीक है। मैंने क्या किया, अपना कुछ अमाउंट था वो दूसरी कंपनीज में डिपॉजिट के लिए रख दिया। ये एक शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से एक बैंक दूसरे बैंक से ले लेता है, उसी तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी से भी ले लेती है और डिपॉजिट भी कर देती है। लेकिन इसमें वही मिनिमम 7 डेज से 1 ईयर, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है आपके सारे। इन सबको कंपनी इनको लॉन्ग टर्म में नहीं खींचती, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए खींचने के लिए वहां पर आपका हाई इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो कंपनी क्या करती है, ये लाइक आपका जो ऑन द स्पॉट पेमेंट रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज की, उन्हें डील करती है। देन आई हैव अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन होता है
सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाएगा। ये बोथ ओन्ड कैपिटल और होती है, ठीक है, लॉन्ग और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट के लिए भी है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो बियर करना ही पड़ेगा। हर टाइप के आपको लोन मिलेंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो आपके अलग अलग, या तो आप बैंक से भी लोन ले लेते हैं या आपके नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और जो आपके नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो आपके नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आपके डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा जाता है। क्लियर, ठीक है, तब हम इन्हें क्या डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलेंगे। देन हमें यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के एडिशन में इन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, अब आपको सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है तो ये इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मार्केट सर्वे भी करते हैं, और मतलब मार्केट सर्वे करते हैं, एंटरप्राइजेस के लिए टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस का सोर्स है सुटेबल है जब लार्ज फंड्स दिए जाएंगे, क्योंकि अब आपको इतना अमाउंट लेते हैं तो इट्स बेटर कि जो आपके डेवलपमेंट बैंक्स हैं या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देते हैं, लिखा है ना लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, ठीक है, लाइक मुझे 4 मंथ्स के लिए रिक्वायरमेंट है तो मुझे 4 मंथ्स के लिए कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो लार्ज फंड्स के लिए आपके लिए अच्छे हैं, एक्सपेंशन के लिए अच्छे हैं, रीऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छे हैं, ठीक है, एंटरप्राइज की मॉडर्नाइजेशंस के लिए ये जो फंड्स होते हैं काफी सुटेबल होती हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या ये मैं देख रही हूँ कि गैलेक्सी M12 एंटर द वेटिंग रूम, मतलब एक मिनट, एंडिंग के टाइम पे कोई ज्वाइन करता है क्या, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। तो हमने सोर्सेज ऑफ आपका जो फाइनेंस है ये पार्ट हमने कवर किया। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपका सारा बैंकिंग का पार्ट है, ये भी कराऊंगी, ठीक है, ये आपका एंटायर पार्ट बैंकिंग का है, ठीक है। ये मुझे टॉपिक कराने हैं, ये टॉपिक आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए है, लिख लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्जाम में नहीं आते हैं इतने क्वेश्चंस कि लाइक हमें सोर्सेज ऑफ फंड्स को चॉइस करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कितनी है, सबसे पहले मैं तो वही चीज देखूंगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, मुझे एक मतलब कितने अमाउंट का लेना है, ठीक है, मेरी मतलब छोटे बिजनेस के लिए लेना है, बड़े बिजनेस के लिए लेना है, पर्पस, टाइम पीरियड, हाई रिस्क, लो रिस्क, मैं चाहती हूँ कि ठीक है मैं अपने कंट्रोल है वो, ठीक है, क्या कर दूं, डाइल्यूट कर दूं तो अच्छा है कि इक्विटी शेयर्स लूं, मैं चाहती हूँ कि नहीं सारा का सारा कंट्रोल मेरे अंडर हो तो मैं डिवेंचर्स पे दूंगी, क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सब टैक्स बेनिफिट ऑब्वियसली आपको पता है कि टैक्स बेनिफिट से भी, ठीक है, मुझे हेल्प करेगा, डिबेंचर्स में भी टैक्स बेनिफिट के लिए भी हेल्प हमें मिलती है, तो बहुत सारे ये इसके, ठीक है, फैक्टर्स हैं। तो दिस ये टॉपिक नहीं था आपके कंटेंट में लेकिन फिर भी ये फैक्टर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। देन ये जो पार्ट इसमें एड ऑन है ना, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली ये आपका IDBI बैंक, ठीक है, ये आपका सिडबी, ठीक है ना, UTI, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको आज शाम की क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अभी मेरी ना 2 बजे एक और क्लास शेड्यूल है तो नहीं, अभी तो नहीं लूंगी, तो मैं आपकी आज दोबारा से आपकी एक क्लास लूंगी 6 या 6:30 के अराउंड, ठीक है, 6 या 6:30 के अराउंड एक और आपकी क्लास होगी, वहां से हम अपना बैंकिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे, और बैंकिंग में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो ये था आज तक के लिए एंटायर पार्ट,
ठीक है, तो जस्ट हमारी 1 मिनट में एंड ही हो रही है मीटिंग। तो अगर कोई डाउट हो इतने थोड़ा सा भी तो पूछ लीजिए।